आज का टॉपिक है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए अथवा राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के विकास और उसके कारणों का निरूपण कीजिए। या आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि हिंदी भाषा का विकास और उद्भव के क्रम को लिखें, तो आप यही जवाब लिखेंगे। उसमें भी तो एक ही होगा क्योंकि क्वेश्चन एक ही है, तो इसका आप उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं। भाषा में परिवर्तन होना ही उसका विकास या विकार है। पीछे कहा जा चुका है कि भाषा चिपर परिवर्तनशील है। भाषा में विकास या परिवर्तन उसके पांचों ही रूपों ध्वनि, शब्द, रूप, आर्य और वाक्य में होता है। जैसे ध्वनि, लोप, आराम, विपर्य, परिवर्तन आदि। रूप रामस्य, राम का, वाक्य, शब्द, कर्म, अन्वय आदि शब्द, पुराने का लोप और नए का आना, अर्थ में विस्तार, संकोच या आदर्श आदि। यानी हम लोग भाषा के विकास या परिवर्तन उसके पांच ही रूपों ध्वनि, शब्द, रूप, आर्य और वाक्य में होता है। जिससे ध्वनि का लोप वो सब ये पांच रूपों में होता है भाषा का परिवर्तन या विकास। तो इन परिवर्तनों के कारण और उनकी रूपों या दशाओं पर अच्छी विकार प्रकार विचार इन पांचों के संबंध अलग अलग अध्याय में आगे किए गए हैं। जैसे यह जो पांच है, पांच रूप है, तो यह पांचों रूपों को हम आगे इसका पूरे डिटेल से जानेंगे, इसके पूरे विस्तार से। यहाँ संक्षेप में केवल कुछ सामान्य बातें ही कही जा रही है। भाषा के विकास या परिवर्तन पर बहुत पहले से ही किसी न किसी रूप में विचार किया गया है। शब्द शास्त्र पर विचार करने वाले प्राचीन भारतीय आचार्य में कालत्यायन, पतंजलि, केचट तथा काशीकार, जयादित्य और वामन के नाम इस सृष्टि से ने उल्लेखनीय है। यूरोप में इस विजय पर गंभीरता से और व्यवस्थित रूप में विचार करने वाला प्रथम व्यक्ति डेनिश विद्वान J.H. बार्ट्सडाफ है। भाषा के विकास इन कारणों से होता है। उन्हें प्रमुख दो वर्गों में रखा जा सकता है, एक अभ्यंतर तथा दूसरा बाह्य। अभ्यंतर वर्ग में भाषा की अपनी स्वाभाविक गति, जिसमें प्रमुखता भाषा की कठिन से सरल होने की प्रवृत्ति और कारण सम्मिलित है, जो प्रयोक्ता की शारीरिक या मानसिक योग्यता आदि संबंधित स्थितियों से संबंध रखती है। बाह्य वर्ग में वे कारण आते हैं जो बाहर से भाषा को प्रभावित करते हैं, यानी भाषा को बाहर से प्रभावित करते हैं। इन दोनों से पहले प्रकार के कारण भीतरी, आंतरिक या अभ्यंतर कहे जा सकते हैं। यानी कि भीतरी मतलब भीतर, आंतरिक मतलब भी भीतर या अभ्यंतर यानी भीतर। दूसरे प्रकार का कारण है को बाहरी कारण, जो बाहर से प्रभावित करते हैं भाषा को। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास और उसके कारणों का निरूपण कीजिए। हिंदी भाषा की राष्ट्रभाषा है। जैसे कि हम लोग इसमें दो था, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के विकास और उसके कारण। और पहला क्वेश्चन था हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पर संक्षेप टिप्पणी लिखे। तो यह उद्भव और विकास दोनों से मिला हुआ है। तो इसमें हम लोग आप जानते हैं राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के विकास और उसके कारणों का निरूपण कीजिए, यानी कि दूसरा अथवा वाला। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। भारतीय भाषाओं में यही एक भाषा है जो समूचे राष्ट्र के जन सामान्य की भाषा है। यह भाषा कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामरूप तक बोली और समझी जाती है। यह
स्वाभाविक है कि इन सभी स्थानों पर हिंदी भाषा का एक रूप नहीं हो सकता, परंतु साधारण भेदों के होते हुए भी इन्हें समझना में कहीं कठिनाई नहीं। हिंदी को यह देश रूपी रूप किसी राजनीतिक सत्ता से नहीं, आपूर्ति जनता ने दिया है। यही पथ प्राप्त करने के लिए उन्हें कोई शताब्दी लगी है। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की विकसित होने का कारण निम्नलिखित है, यानी कि कोई भी भाषा तुरंत विकसित नहीं होता है राष्ट्रभाषा के रूप में, क्योंकि राष्ट्रभाषा पूरे राष्ट्र में कहे जाते हैं, यानी कि पूरे देश, एक देश में कम से कम बहुत सारे जनसंख्या रहते हैं। पहला है उनका कारण, जो राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकसित होने का कारण, पहला कारण है सांस्कृतिक कारण। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के विकसित होने का एक प्रमुख कारण देश की संस्कृति है। भारतीय संस्कृति की मूलभूत विशेषता विविधता में एकता है। जिस देश की संस्कृति एकता के आधार तीर्थस्थल देश के एक छोर से दूसरे छोर तक फैले हैं। चार धाम देश के चारों स्थानों से आए ये तीर्थयात्री परस्पर विचार विनिमय के लिए इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी को कोई लेन देन करना हो तो हिंदी का ही प्रयोग करते हैं, यानी कि सांस्कृतिक कारण है। दूसरा है धार्मिक कारण। जिस देश की जनजीवन में धर्म की प्रमुख स्थान है, धर्माचार्य ने समय समय पर अपने धर्म का प्रचार लोक भाषा में किया है। मध्यकाल में निगुण्य संतों, सूफियों और वैष्णव भक्तों एवं आचार्यों ने हिंदी के माध्यम से अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया है। संत सारे देश में घूमते हुए सरल और सुबोध हिंदी में अपने आध्यात्मिक धार्मिक विचारों को प्रकट करते हैं। संत कबीर, दादू, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, नानक आदि ने हिंदी में ही अपने भावों को प्रकट किया है। दक्षिण के भक्तों आचार्य ने उत्तर में आकर हिंदी भाषा को प्रोत्साहन दिया है। सगुण भक्तों जैसे तुलसी, सूर आदि ने अवधी और ब्रजभाषा में रचनाएं लिखी है। सूफियों की भाषा अवधी थी। दक्षिण में दक्षिणी हिंदी में साहित्य रचना हुए। इस प्रकार हिंदी की व्यापक प्रचार प्रसार में धार्मिक विभूतियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सूरदास आदि भक्त कवि गीतकार भी थे। उनके पदों में सारे भारत के गीत संगीतज्ञों की आकृष्ट किया है। आज भी देश के सभी भागों में सुर और मीरा के पद गाए जाते हैं जो हिंदी भाषा में लिखे हैं। तीसरा कारण है व्यापारिक कारण। हिंदी के पूरे देश में व्याप्त एवं प्रसारित होने का एक कारण व्यापार भी है। दिल्ली, लखनऊ, आगरा, बनारस आदि स्थल मुगल शासन काल में व्यापार का केंद्र थे, जहां दूर दूर से व्यापारी आते थे और यहाँ के व्यापारी देश के सभी भागों में पहुँचते थे। उसके आपस लेन देन और व्यवहार व्यापार की भाषा हिंदी थी। इस प्रकार व्यापारियों द्वारा हिंदी और को सारे देश में फैलाने का अवसर मिला। चौथा कारण है राजनीतिक कारण। किसी भी भाषा का विकास में राजनीतिक स्थितियों का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। मध्यकाल में मुगल शासन ने हिंदी का प्रश्रय दिया। राजदरबारों में हिंदी को स्थान मिला। अकबर, जहांगीर, शाहजहां आदि मुगल बादशाहों ने हिंदी कवियों को ज्ञानाश्रय प्रदान किया और इस प्रकार हिंदी भाषा और काव्य का विकास हुआ। खली वंश के शासनकाल में हिंदी उत्तर में दक्षिण में गई और वहाँ दक्षिणी हिंदी का विकास हुआ। मुगल शासन में राजाधिकारी और सैनिक दक्षिण भारत में राजनीतिक कारणों से आते जाते रहते थे, अतः दक्षिण में मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार के साथ हिंदी का भी विस्तार हुआ।
स्वाधीनता आंदोलन। सन 1857 के बाद भारत में प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की विफलता के बाद देश में राष्ट्रीय कर्णधारों ने स्वाधीनता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक शाब्दिक भाषा का आवश्यक अनुभव की। उस समय सभी की दृष्टि हिंदी की ओर गई। देश के नेताओं ने अनुभव किया कि हिंदी इस दायित्व को निभाने का शक्ति है। केशव चंद्र सेन, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर या ठाकुर, स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे सांस्कृतिक कर्णधारों, महात्मा गांधी, राजगोपालाचारी तथा जवाहरलाल नेहरू जैसे राजनीतिज्ञों ने हिंदी को सर्वदेशिक भाषा के रूप में महत्व दिया। केशव चंद्र सेन के शब्दों में, जिस समय भारतवर्ष में जितनी भाषाएं प्रचलित थे उसमें हिंदी भाषा प्रायः सर्वत्र प्रचलित है। इस हिंदी भाषा को यदि भारतवर्ष की एकमात्र भाषा बनाया जाए तो अनायास ही एक संपन्न हो सकती है। रविंद्रनाथ ने भी हिंदी में के समर्थन में कहा, यदि हम प्रत्येक भारतीय की सैनिक अधिकारों का सिद्धांत को स्वीकार करते हैं तो हमें राष्ट्रभाषा के रूप में उस भाषा को स्वीकार करना चाहिए जो देश के सबसे बड़े भूभाग में बोली जाती है। इस विचार से हमें एक भाषा की आवश्यकता और यही हिंदी है। महात्मा गांधी हिंदी को राष्ट्रभाषा रूप में समर्थन थे। वे कहते थे, हिंदी को राष्ट्रभाषा करने में एक दिन भी खोना देश की भारी संस्कृति नुकसान पहुंचाना है। जवाहरलाल नेहरू के भी हिंदी के प्रति इसी प्रकार के विचार थे। इस प्रकार स्वाधीनता आंदोलन से भी हिंदी का राष्ट्रभाषा रूप विकसित हुआ। 6. पत्रकारिता यानी कि न्यूज वाला सब कम्युनिकेशन बोलते हैं। पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता के विकास से भी हिंदी जन जन में प्रचलित हुआ और वह सारे देश की राष्ट्रभाषा बनने में सक्षम हुई। इस दृष्टि से उद्दंड, मार्तंड, बंगदूत, भारत मित्र आदि पत्र पत्रिकाएं उल्लेखनीय है। भारत मित्र में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था, हिंदी भाषा के सारे जो लोग विभिन्न प्रदेशों में एकता कायम कर रहे हैं वही वास्तव में भारत बंधु के नाम से पुकारे जाएंगे। भारत मित्र 1904। इस प्रकार संस्कृति, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारिक आदि विविध परिस्थितियों एवं कारणों से हिंदी की राष्ट्रीय भाषा के रूप में विकास हुआ। आप जानते हैं हम लोग राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास, मतलब पहले तो राष्ट्रभाषा बन गया, बनने के बाद कैसे विकास हुआ, उसके कर्म किसे थे, उसके बारे में पूरी विस्तार से इसमें जानेंगे। तो यह टॉपिक है राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास के 3 चरण अथवा सोपान कहे जा सकते हैं। पहला आदिकाल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा आधुनिक काल। यानी रीतिकाल में नहीं, आधुनिक काल चल गया है मध्यकाल से। आदिकाल 10 से 11वीं सदी से 13वीं सदी तक में हिंदी का देश भाषा अवहट, डिग्गल, पिंगल आदि नाम प्राप्त थे, जिसमें लोकगीत, लोकवार्ता के साथ साथ कहीं कहीं साहित्य रचना भी हो रही थी। जैन, सिद्ध और नाथ कवियों ने जनभाषा में अपने आध्यात्मिक, धार्मिक विचारों का प्रचार किया है और काव्य का प्रयन भी किया है। राहुल संस्कृतायन, चंद्रधर शर्मा, कुलेरी आदि विद्वानों ने इस पुराने हिंदी की संज्ञा दी है। मैथिल, कोकिल,
विद्यापति ने मिथिला भाषा में राधा कृष्ण के प्रेम और भक्ति को ओतप्रोत पदावली की रचना की है। अधमान अब्दुल रहमान ने संदेश रासक लिखा है। डिग्गल भाषा में चरण भाटो ने वीर कथाओं की रचना की है। अमीर खुसरो ने इसे सर्वप्रथम हिंदुवी या हिंदी नाम दिया है। वे दिल्ली के शाही दरबार के संबंध थे और सूफी भी थे। उन्होंने फारसी के अतिरिक्त देसी भाषा में काव्य रचना की है। हिंदी में उनकी पहली और मुकरिया प्रसिद्ध थे। 13वीं सदी के अंत तक दिल्ली की खलजी सल्तनत का दक्षिण गोलकुंडा बीजापुर तक विस्तार हो गया और हिंदी वहीं भी पहुंच गई जहां वह दक्षिणी हिंदी के रूप में जानी जाती थी। 15वीं सदी में दक्षिणी के शाही दरबारों का राजकाज दक्षिणी हिंदी में होता था। इस प्रकार आदिकाल में हिंदी की आरंभिक रूप का पता चलता है, जिसका सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और साहित्यिक क्षेत्र में प्रयोग हो रहा था। वही राष्ट्रभाषा की कोटि की ओर अग्रसर हो रही थी। राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास में मध्यकाल का उल्लेखनीय योगदान है। यह युग भक्ति आंदोलन का युग था और पूरे देश में यह आंदोलन व्याप्त था। सगुण संत, सूफियों एवं वैष्णव भक्तों ने पूर्व, अवधी और पश्चिमी हिंदी ब्रजभाषा में अपने विचार एवं भावों को काव्यमयी अभिव्यक्त की। संस्कृत के स्थान पर भाषा या भाका में जन भावनाओं को अभिव्यक्त मिली। नामदेव, कबीर, नानक, दातू जैसी, तुलसी, सूरदास, मीरा, रसखान आदि की वाणी हिंदी की प्रफुटित हुई। अकबर, शाहजहां, शिवाजी, छत्रसाल, जयसिंह आदि बादशाहों और नरेशों के दरबारों में हिंदी कवियों का प्रशय मिला। परिणामतः रहीम, घनानंद, बृजभूषण, बिहारी, मतीराम जैसे रचनाकार सामने आए। इस प्रकार हिंदी की भक्ति काव्य और रीति श्रृंगार काव्य का निर्माण हुआ। तात्पर्य यह है कि मध्ययुग में हिंदी व्यवहारिक रूप से राष्ट्रभाषा बन गई। धर्म, संप्रदाय, जाति, क्षेत्र, प्रदेश किसी भी प्रकार की सीमा रेखा से वह ऊपर थी और संपूर्ण में यह सांस्कृतिक, धर्म, राजनीतिक, वाणिज्य, व्यापार एवं व्यवहार की भाषा थी। आधुनिक काल में हिंदी भारत की राष्ट्रीय अस्मिता के प्रतीक बन गई। अंग्रेज शासकों ने भारत में अंग्रेजी की बलपूर्वक प्रतिष्ठित किया और देशवासियों को गुलामी की जंजीर में बांधने का प्रयत्न किया। इस काल में देश की सांस्कृतिक कर्णधार, राजनीतिक नेता, धर्म सुधारक एवं साहित्यकार अंग्रेजों की इस नीति के प्रति जागरूक हो गए और उन्होंने राष्ट्रीय भाषा की आवश्यकता को अनुभव किया। अंग्रेजों ने भी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करके खड़ी बोली हिंदी को विकसित किया। भले ही इसके पीछे उसका अपना राजनीतिक स्वार्थ अधिक था। भारतीय कर्णधारों ने देश की स्वाधीनता की चेतना को व्यापक बनाने के लिए राष्ट्रीय भाषा हिंदी का प्रसार किया। केशव चंद्र सेन, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ ठाकुर, स्वामी दयानंद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजगोपालाचारी आदि ने हिंदी के राष्ट्रीय भाषा रूप का समर्थन किया। हिंदी के साहित्यकारों भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र प्रसाद निराला आदि ने इसके विकास से अब अद्भुत एवं
अर्थक सहयोग दिया। परिणामतः समूचे देश में हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। योगीराज अरविंद के शब्दों में, जिस दिन हम अखंड स्वरूप भारत मूर्ति के दर्शन करेंगे, उस दिन भारत की एकता, स्वाधीनता और उन्नति सहज साध्य हो जाएगा। उसी दिन भाषा भेद के कारण कोई बाधा उत्पन्न न होगा। सब लोग अपने अपनी मातृभाषा की रक्षा करते हुए अधिकार भाषा के रूप हिंदी भाषा का ग्रहण करेगा और वह बाधा दूर हो जाएगी। इसी प्रकार गांधी ने भी स्वराज के साथ हिंदी भाषा को जोड़ा। वे अंग्रेजी को देश की पराधीनता मानते थे। राष्ट्रभाषा हिंदी को उन्होंने कई स्थानों पर समर्थन किया। वे कहते थे, अगर यह स्वराज करोड़ों भूख मरने वालों को, करोड़ों निरपक्षों को, निछर बहनों और दलितों को अंतर्जय का है, तो इन सब के लिए हिंदी एकमात्र राष्ट्रभाषा हो सकती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू अंग्रेजी को उस देश को थोपी हुए भाषा मानते थे। सन 1947 में देश स्वतंत्र हुआ। संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा के साथ साथ राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। दक्षिण में हिंदी के राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में हिंदी का सर्वमान्य बनने के लिए हिंदी प्रदेश की जनता का उदारतापूर्ण प्रयत्न होना चाहिए और दक्षिण में हिंदी का प्रचार के साथ साथ दक्षिण भारत की जनता के मन में पैदा हुए संदेह का निराकरण करना चाहिए। उत्तर भारत में युवकों को हिंदी के साथ दक्षिण के किसी न किसी भाषा का अध्ययन करना चाहिए और दक्षिण भारतीयों को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि हिंदी उन पर आरोपित नहीं की जा रही है। यानी कि दक्षिण भारत में अलग भाषा है, लेकिन वह यह ना माने कि हिंदी उन पर आरोपित यानी ज़बरदस्ती डाली जा रही है। तो ये क्वेश्चन थी हिंदी भाषा का विकास, उद्भव और वह राष्ट्रभाषा कैसे बना, राष्ट्रभाषा के रूप में विकास और उसके कारण। यह आपको बीए और एमए में पूछ सकता है यदि आप हिंदी ऑनर्स कर रहे हैं तो, यह हिंदी से संबंधित आपका ये सवाल है।